सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तब्दीली के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाजरीन, इस वक्त मुल्क भर में इंतखाबात का मौसम अपने उरूज पर है। इंतखाबात कब होंगे या नहीं होंगे, इस तवील बहस के बाद अब इंतखाबात में क्या होगा इस पर बात की जा रही है। और यह होना भी चाहिए क्योंकि इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। जमहूरी मुल्कों में अवाम ही हुक्मरान होते हैं। पाकिस्तान को बने हुए लगभग 76 साल गुजर चुके हैं। इस तवील दौर में बदकिस्मती से ऐसी कोई भी हुकूमत नहीं देखी गई जिसे जमहूरी कहा जाए। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती यह है कि ये जो तासुर है ये देने वाले हम और आप यानी अवाम नहीं बल्कि खुद सियासतदान हैं। 8 फरवरी को अब एक बार फिर जमहूरी हुकूमत कायम करने के लिए इंतखाबात की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ जारी हैं। कई बड़े सियासी नाम इंतखाबी दंगल में उतरने के लिए फाइनल हो चुके हैं, जबकि कई मुस्तरद भी हो चुके हैं। मगर सियासी जमातें एक बार फिर एक दूसरे पर इंतखाबात से कबल ही लाडलेपन के इल्जामात लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की फरियाद कर रहा है तो कोई सियासी जोड़ तोड़ के लिए कोशां दिखाई दे रहा है। सीट एडजस्टमेंट और जोड़ तोड़ की ये जो सियासत है ये क्या रंग लाएगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक जानिब शहबाज शरीफ पेशावर हाई कोर्ट से शिकवे शिकायत दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ये फरमा रहे हैं कि किसी सिलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्टेड करके मुल्क हवाले किया जाए। क्या कहा उन्होंने वो सुनवाते हैं आपको। तो तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें पूरी तरह से तैयार हैं। जो दीगर जमातें हैं, जो कंपैरेटिवली छोटी जमातें हैं, वो बड़ी सियासी जमातों की तरफ झुकाव दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। MQM पाकिस्तान की बात करें तो उसका झुकाव इस बार नून लीग की जानिब कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मगर अब तक कोई भी सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है हतमी तौर पर कोई फैसला इसका सामने नहीं आया है। ऐसा ये महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में ये जो हल्का है कराची का NA 242 इस पर सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है ये एक दीवार बन चुका है। देखना यह है जनाब कि क्या MQM और नून लीग का ये इत्तेहाद कोई बड़ी तब्दीली सामने ला सकेगा। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के जो शिकवे हैं ये खत्म हो पाएंगे या फिर क्या सियासी जोड़ तोड़ के बाद एक जमहूरी और अवामी हुकूमत का कयाम मुमकिन हो सकेगा। ये तमाम तर सवालात हैं जो कि आप और मैं आम आदमी इस वक्त अपने जहनों में लिए बैठा है। उसी का जो जवाब है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद रहेंगे दीगर रहनुमा और इस वक्त नासिर हुसैन शाह अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और साबिक सूबाई वजीर हैं। नासिर शाह, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, यकीनन पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, बल्कि ये दावा कर रही है पीपल्स पार्टी के बाकी जमातें इस वक्त सिर्फ जोड़ तोड़ कर रही हैं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कि बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार सिंध में और वफाक में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देखने को मिलेगा पीपल्स पार्टी को। एक तरफ MQM पाकिस्तान है, फिर GDA है, दीगर जमातें हैं। इनके मुकाबले के लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी? जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो बड़ा अलायंस बन रहा है या बन चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जिसमें PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी बहुत सारे होंगे, पीपल्स पार्टी इनसे बिल्कुल खाइफ नहीं है। हमें तो हर जो भी सिंध में नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो वहाँ पे कैंडिडेट भी हैं और सब वो हैं जो जीतते भी आए हैं और या इंशाल्लाह अब जीतेंगे। हमारी बजाय आप उनसे सवाल करें कि क्या वजह है कि इस सारे अलायंस के बावजूद जो इलेक्टेबल्स थे, जो वो लोग जो जीते हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2013 में या 2018 में, और वो क्यों पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक जहाँ काम किया, डिलीवर किया, उससे ये सब लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और हमारे साथ हैं। और दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। हमारे कैंडिडेट तो हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। तो ये
एक मवाजना कह लें, एक पैमाना कह लें परखने का कि अगर ये अलायंस इतना ही मौसर होता तो जो इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीतते आए हैं या थोड़े से वोटों से उन्होंने लूज किए हैं लास्ट इलेक्शन, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और अब तो हम शहरों में भी स्वीप कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि इस वक्त कराची का मेयर बीजे आला है, हैदराबाद का मेयर बीजे आला है, मीरपुर खास का मेयर बीजे आला है, पूरी सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जितने भी हैं सब चेयरमैन जियाले हैं, इसी तरह म्यूनसिपल हैं, टाउन है और सारी चीज़ें। तो हम तो कराची से लेकर कमू शहीद तक स्वीप करेंगे और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। नासिर साहब ये बताएगा, वैसे तो हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम का जो झुकाव है वो काफ़ी हद तक नून लीग की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एमक्यूएम के दो बड़े नाम हैं जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या और भी मजीद नाम आएंगे? जी, दो जो हैं हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी में आए हैं, इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत से आएंगे। तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में भी स्वीप करेगी और हम बहुत ज़्यादा कामयाबी लेगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। ठीक। अच्छा नासिर साहब, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले मंशूर तो जारी कर दिया, लेकिन इसमें जो दी जाने वाली सहूलियात और मराहत हैं ये एक ख्वाब जैसी नज़र आती हैं, जैसे गरीबों में मुफ्त बिजली बांट देना या फिर इस तरह के जो दीगर इकदाम है। पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा इन तमाम तर चीज़ों को? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो गरीबों की सपोर्ट है और वो हमेशा करते आए हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या बेनज़ीर रोज़गार स्कीम हो या बेनज़ीर वो जो टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, वो पीपल्स पार्टी ही करती है। ये जो बात चेयरमैन साहब ने की जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये करके दिखाया है। हमने सोलर जो है घरों में लगा के दिए हैं और ये एक बड़े पैमाने पर अब ये प्रोग्राम होगा जो पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये सारी सहूलियात दी जाएंगी। तो जो जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने दिए, ये तो इनिशियली एक उन्होंने नटशेल 10 नुकाती पेश किया था, हमारा मंशूर अब आ रहा है, उसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं और हम हमेशा जो हमारा मंशूर होता है उस पर अमल करते हैं और इंशाल्लाह इन चीज़ों पर भी अमल होगा। शाह साहब, पंजाब पर खासा फोकस है पीपल्स पार्टी का, किस हद तक आपकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है पंजाब में और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो कि पंजाब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पंजाब और बहुत तरीके इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह भी पीपल्स पार्टी को वहाँ पे डिफेम किया जाए, एक मिसपरसेप्शन क्रिएट किया गया। फिर कोशिश की गई कि कभी भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में ना बने। आपको याद होगा कि 1988 में जब इलेक्शन हुए थे, तमाम मुश्किलात के बावजूद पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी थी। इवन पंजाब में भी जो नेशनल असेंबली की सीट्स थी उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। लेकिन तब नेशनल असेंबली के 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था और फिर आपने देखा कि प्रोविंशियल असेंबली में पीपल्स पार्टी के वोट कम कर दिए गए और पूरी कोशिश करके वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने नहीं दी गई। ये कैसे मुमकिन था कि जो पार्टी वफाक में हुकूमत बना रही है और सूबे में भी उसकी नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा हैं, वो सूबे में हुकूमत ना बना सके। तो ये इसी तरह का तसलसल चलता रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब चेयरमैन साहब ने हर जगह पे खुद गए हैं और इस दफ़ा लाहौर से भी वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर, हमदर्द, सपोर्टर जो घर बैठ गया था या कुछ लोग अपनी मर्जी है, उनकी तबीयत होती है, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो सब वापस आ रहे हैं, वो सब पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं। इस पे सब लोग कहते हैं आप ये कैसे मुमकिन है कि अब ये दावा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। आपको याद होगा कि 1997 के जब इलेक्शन हुए थे
उस वक्त पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नेशनल असेंबली की पंजाब से नहीं आई थी। लेकिन जब 2002 में इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ठीक। तो इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, PMLN, PTI, IPP और बहुत सारे दूसरे, लेकिन ये सब लोग आए बाएं शाएं कर रहे हैं इलेक्शन से। कोई खुल के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा सिवाय पीपल्स पार्टी के, और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस है ठीक कि हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें लेंगे। आपको सरप्राइज़ मिलेगा पंजाब में भी, जब 8 फरवरी की शाम को रात को ये रिज़ल्ट आना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह हर तरफ तीर ही छाया होगा, और आइंदा वज़ीर आज़म जो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो। ठीक है, पंजाब पर तो यानी वर्किंग बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। बात करें सिंध में बड़ी अच्छी ग्रिप है पीपल्स पार्टी की। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम अभी कैसी चल रही है? क्या समझते हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे? देखें, ये तो हाथ कंगन को आरसी किया। ये तो दीवार है, ये जो सामने नजर आ रहा है। अच्छा। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि न सिर्फ हम अंदरूनी सिंध बल्कि शहरी हलकों में भी स्वीप करेंगे, और उसकी वजह मैंने आपसे अर्ज की कि इतने बड़े अलायंस और सब कुछ होने के बावजूद जितने इलेक्टेबल्स हैं वो सब पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, आ गए हैं। तो इससे तो हम बहुत ही इलेक्शन को इजी समझ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप देखिएगा कि यहाँ पे स्वीप करेंगे। यहाँ पे नेशनल असेंबली की कोई 61 के करीब सीट्स हैं, तो हम तो 55 और 50 जो है बहुत आराम से इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक। अच्छा शाह साहब, मफामत के बादशाह हैं जरदारी साहब, जादू चला रहे हैं और जादू चल भी रहा है। बलोचिस्तान से भी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कितनी सीटें लेने की उम्मीद रखते हैं आप बलोचिस्तान असम्बली से? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब भी लोग आ रहे हैं, बल्कि कुछ अर्सा पहले से, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ के, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। जनरल रिटायर्ड जो अब्दुल कादिर साहब हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में आए हैं। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। हालिया जो इंटीरियर वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर केयर टेकर थे बुगटी साहब, वो आए हैं। इस तरह ज़हूर बुलेदी साहब हैं, वो शाह वाले हैं, और बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में अब आए हैं, और वहाँ पे हम 50% से ज़्यादा सीटें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असेंबली में जीत रहे हैं। और वो जो 16 सीटें हैं वहाँ की नेशनल असेंबली की, उसमें 10 के करीब सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह हमारी होंगी। ठीक, बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी वफाक में सूबों में। KPK में कितना काम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और क्या लगता है कि आम इंतखाबात में KPK से भी पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज देगी? बिल्कुल, वहाँ से भी बहुत सारे दोस्त हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखें, जो वहाँ के हालात हैं, मारूजी हालात आप कह लें, कि वहाँ भी एक खिचड़ी है। मिसाल के तौर पर PTI है तो वहाँ पे PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई है, फिर कहीं पे नून लीग है, मौलाना साहब का असर है, ANP है, और पीपल्स पार्टी के भी अपने इलाके हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ भी हमें अच्छी सीटें मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं आपके PDM हुकूमत की जो गलतियां हैं, बुनियादी तौर पर क्या गलतियां थी जिनकी वजह से इक़्तिदार में साथ रहने के बावजूद पीपल्स पार्टी, नून लीग सख्त तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पर? देखें, एक चीज़ जो थी उस वक्त के अलायंस के लिए उनको बहुत अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे थे, लेकिन वो मजबूरी थी। वो जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, वो जिस तरह के एग्रीमेंट IMF से कर गई या बैन अल-अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर गई, तो उस वक्त इनको ये सख्त फैसले लेने पड़े। उस वक्त का अलायंस जो था, उन्होंने अपनी सियासत को अवलियत नहीं दी, रियासत को अवलियत दी, ताकि पाकिस्तान की सालमियत को वो बचा सकें और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से वो बचा सकें। इसलिए मुश्किल फ़ैसले हुए। पीपल्स पार्टी का एक हमेशा वहाँ पे रही बात
कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। कैबिनेट में भी चेयरमैन साहब हों या हमारे दीगर लोग जो कैबिनेट मेंबर्स थे, वो हमेशा इसको पॉइंट आउट करते थे कि जिससे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि जी। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बिजली के बिल बढ़ाने पड़ गए, ऑयल प्राइसेस पर ज़ाहिर है बढ़ गई। लेकिन हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि गरीब को सपोर्ट दी जाए ताकि वो 2 वक्त का खाना आराम से खा सके। तो ये ऑन रिकॉर्ड रही हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये उस वक्त भी अलायंस में रहते हुए भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। आपको ठीक। याद होगा कि कश्मीर में इलेक्शन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता, लेकिन उस वक्त अलायंस था हमारा। तो ये अलायंस अपनी जगह पे था, लेकिन हमारा अपना मंशूर है, ठीक। हमारा अपनी पार्टी है, हमारा अपना सिंबल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हा मैदान में है और इलेक्शन की बात कर रही है। और आप देखें हर जगह हमारी ही इलेक्शन कैंपेन जो है वो आपको नज़र आएगी। चारों सूबों में चेयरमैन साहब गए हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे गए हैं, बड़े जलसे किए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, और ज़्यादा आपको एक्टिविटी चारों सूबों में नज़र सिर्फ पीपल्स पार्टी की आएगी। बाकी कोई खुल के नहीं कहता है कि इलेक्शन हो जाए, कोई मौसम की बहाना कर रहा है, कोई सिक्योरिटी की बात कर रहा है। पीपल्स पार्टी ही है जो इलेक्शन की तो बात मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाक सूबों में भी बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे और अभी हमारे पैनल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब उसामा गाजी साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा गाजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए इस इलेक्शन को, कहा जा रहा है कि बड़े डिफरेंट किस्म के इलेक्शन होंगे, कोई ख़ास स्पेस किसी की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, मिल बांट कर ये इलेक्शन जो है वो लड़े जाएंगे या फिर जीते जाएंगे। क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? गुज़िश्ता जो इंतखाबात हमने देखे उससे कितने मुख्तलिफ होने जा रहे हैं ये इंतखाबात? पाकिस्तान की तारीख के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल समझता हूँ कि ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ है, जो कुछ रिपोर्ट हुआ, जो सामने आया, जो डिस्कशन, तो लगता है कि कोई भी इदारा पाकिस्तान में अपना काम नहीं कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन को आप देख लीजिए, वो लिख कर देता है पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को पंजाब को, कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन वहां तो ऐसा लेवल नजर आता है कि पहले तो चले वर्दी में थे लोग, लेकिन अब वर्दी के बगैर ही आ रही है पुलिस और लोगों को उठा रही है, गायब कर रही है, और आरओ ऑफिस के अंदर से ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि 90-99% बल्कि 100% लोगों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं, दूसरी तरफ 90% से ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। ये भी कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान के नहीं हुआ। तो उस लिहाज से देखें तो बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्कीम है कि जो सोच लिया गया है और उसके मुताबिक चीजों को करना है। अब सिर्फ दौड़ इस चीज की है कि इसमें बनता है कि पीपल्स पार्टी को किस तरह से मैनेज करना है, या नून लीग को किस तरह से करना है। तो बाकी तो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में कह दिया है कि जी 5 साल के हम सब जो है मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्लान वो है, लेकिन बहरहाल इसमें जो चीजें होती नजर आ रही हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल होती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि अभी 8 से पहले बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे सारे। ऐड करिएगा यहाँ पर कि मिलकर अगर गवर्नमेंट करने के मामलात हों तो दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, बड़ी सख्त तनकीद का भी सिलसिला जारी है। ये आगे की तरफ तो अच्छे कोई इशारे नहीं दे रही है चीज। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बातें ये कर चुके हैं माजी में, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें शहबाज शरीफ साहब ने की थी, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, हम अकाउंट्स का आप देख लीजिए मामला, फिर मेमो स्कैंडल का, डॉन लीग्स पर एक दूसरे के खिलाफ किस तरह गए थे, ये सब चीजें हैं। और बड़े सख्त जुमले थे, गद्दारी का, मोदी का यार, और इस तरह की बातें। जरदारी साहब क्या कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ तो जन्नत में भी नहीं जाएंगे, ये धोखेबाज है, ये गले पड़ता है, ये सब बातें इनकी हो चुकी हैं। और उसके बाद भी ये इकट्ठे हुए, और अब अगर मवाजना किया जाए तो उसके मुकाबले पे तो जो माजी में लोग कह चुके हैं, उसके बाद 16 महीने इकट्ठे हुकूमत चलाई, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब ने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म है, ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। तो लिहाजा ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, इलेक्शंस तक एक दफा चीजें वो आ जाएं। उसमें सिर्फ ये है कि दौड़ इतनी सी है कि पीपल्स पार्टी चाहेगी कि प्राइम मिनिस्टर उनका हो, नून लीग चाहेगी कि उनका हो, बस ये मामला है। बाकी काबीना में तो मुझे सब कोशिश ही हो रही है कि सब इकट्ठे नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये उस तरफ जा रहे हैं उतना सारा निजाम हमारा एक्सपोज हो रहा है और सारे निजाम पर सवाल उठ रहे हैं।
अच्छा, कैंपेन जो है, इलेक्शन कैंपेन, उसामा, इसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नासिर साहब ये कह रहे थे, नासिर हुसैन साहब ये कह रहे थे, तकरीबन 50% वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की असम्बली में पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन दोनों जानब से जारी है, लेकिन बलूचिस्तान की जो सियासत है वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है। क्या लगता है कि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो रिवायात हैं, जो सियासत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कितने चांसेस हैं इन पार्टीज़ के? दोनों में सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे एक वक्त था, यानी जब ये पीडीएम के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, या उससे पहले जब हुकूमत हटानी थी तहरीक इंसाफ की, उस वक्त पीपल्स पार्टी को एश्योरेंसेस थी, कहानियां थी कि उनकी तरफ ज्यादा लोग आएंगे। बाप पार्टी हो या बलूचिस्तान में आपको पता है इलेक्टेबल्स का, सरदारों का, वडेरों का वहाँ एक खास सिस्टम है, तो उन्हीं के तहत हुकूमत होती है और सारी पार्टियां आखिर में जाकर आपको कमोबेश हुकूमत में नजर आती हैं। यानी बलूचिस्तान एक ऐसा है कि फर्ज कीजिए 65 वहां पर एमपीएज हैं, तो वो सारे के सारे आपको किसी ना किसी तौर पे हुकूमत में नजर आ रहे होते हैं। अपोजिशन बस बराए नाम होती है, सभी मिनिस्ट्रियां या कोई मरात या किस तरह लेते हैं, वही सूरत हाल होती है। तो उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में आ गई नून लीग के साथ, तो फिर करते करते हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की ऐसी कारकर्दगी थी कि अचानक पीपल्स पार्टी की तरफ से तवज्जो हटी और ज्यादा लोगों का रुझान हो गया नून लीग की तरफ। लेकिन फिर मामलात कुछ खराब होने लगे, आईपीपी के साथ, काफ लीग के साथ, हत्ता कि अभी एमक्यूएम के साथ जो नून लीग के थे मामलात। उसके बाद अब देखें दोबारा लोग जाने लग गए पीपल्स पार्टी में। जिस तरह आपने देखे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी साहब ये कह चुके थे, बतौर निगरान वज़ीर दाखिला कह चुके थे कि जी मैं नून लीग में होता अगर निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो। लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक दिन जैसे इस्तीफा दिया और अगले दिन जनाब पीपल्स पार्टी में। तो उससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास भी अब एक स्ट्रॉन्ग चांस है बलूचिस्तान में और सिंध में, और यहाँ नून लीग को दिया जा रहा है, एक वॉक ओवर देने की कोशिश हो रही है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब को। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मौलाना साहब की बातों से भी लग रहा है कि वो कुछ इलेक्शंस नहीं चाहते अभी। वो आप देख लीजिए, साफ कह रहे हैं कि जी सर्दी है, अमन अमान की सूरत हाल है, तो वो भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो लिहाजा अभी देखते हैं बलूचिस्तान में क्या होता है, लेकिन कोई पता नहीं। अब नहीं तो मुझे अगले 5 साल में लग रहा है कि बलूचिस्तान में भी एक अवामी वेव उठ सकती है और ये जो बड़े बड़े सारे हैं इलेक्टेबल्स, इनके लिए मुश्किल। क्योंकि हमेशा की तरह सामा बलूचिस्तान से जो एक सवाल उठता है, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, वो यही किया जाता है कि माजी में इन्हीं लोगों की हुकूमतें रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए माजी में क्या ऐसा काम किया गया जिसकी बुनियाद पर अब वहाँ पर जाकर कैंपेन की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं? अब देखिए, खुद मुझे एक दौर में काबीना का हिस्सा रहे, उनकी हुकूमत भी थी, बड़ी अहम शख्सियत थे। चूंकि उन्होंने मुझे कहा तो एक सहाफ़ती अखलाकियात और जिम्मेदारी के तौर पर मैं समझता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जी कोट नहीं करना, बताना नहीं है। बरह रास्त आप यकीन करें, जो फंड्स हैं वो दिए गए बलूचिस्तान में एमएनए, एमपीएज, वजीर और इनको, लेकिन वही हुआ कि वो आम लोगों तक नहीं पहुंचे। अरबों रुपए की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए की बात नहीं कर रहा। अरबों रुपया इस तरह से दिया गया और होता यह है कि अच्छा जी वो फिर बात नहीं करेंगे, वो कुछ इस तरह से नहीं करेंगे, साथ चलेंगे। ये सब होता है। अफसोस की बात है बलूचिस्तान में फंड्स की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, इखलास की कमी है, जो कि वहां पर लोग लगाए नहीं जाते। आप सिर्फ ये जो हमारे वहां से इलेक्शंस में लोग आते हैं, आप जरा इनका लाइफस्टाइल देख लीजिए। बलूचिस्तान के जितने भी बड़े हैं, सरदार, वडेरे, जो भी सियासतदान हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वहां नजर आ रहा होता है कि वो उन्होंने जिसकी तरफ इशारा हो गया कि जी विफाक में हुकूमत बनाएगा, उस तरफ उन्होंने चले जाना है। ठीक, आप उनका लाइफस्टाइल देखें, यानी रोल्स रॉयस गाड़ियां उनके पास होंगी, इतनी महंगी जो शायद पाकिस्तान के लोगों के पास भी ना हो। इसी लाइफस्टाइल में रहते हुए अवाम के हवाले से ये बात की जाती है कि बलूचिस्तान के अवाम को पानी तक मैसर नहीं है, उनको बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या राय रखते हैं? कोई जमहूरी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही, या फिर कोई धक्के की हुकूमत जिसमें जो हलीफ हैं उनको ज़बरदस्ती या फिर मजबूरन हरीफ बनकर जो है आगे जाकर मामला संभालने पड़ेंगे? कुछ इस तरह के मामला होते दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई भी है। लोगों का एतबार इस निज़ाम से जो है वो दूर हो गया और सियासतदानों के ऊपर उनका एतबार ना होना, उसकी आप देख लें कि सियासतदान खुद जो है इस टाइम पे परेशानी का शिकार है। दूसरी तरफ जो है ये सारी चीजें अपनी जगह, आवाम जो है वो इस सारे जब कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं तो उसमें पिस जाती है, क्योंकि आवाम ने तो एक पार्टी के मंशूर को साथ अपना जो है लगाव रखा होता है
लेकिन जब वो पार्टी अपने मंशूर की कुर्बानी अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए, अब्दुल्ला साहब बहुत माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा, वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। उसामा गाजी और अब्दुल हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट और गैर रिवायती इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। तमाम पार्टीज़ की जानिब से सख्त तगदो का सिलसिला जारी है। हमारा पैनल उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक के दौरान मुशीर वज़ीर आला सिंध कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका भी वक्त देने के लिए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब कमर दिलशाद साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जो तमाम तर मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, नई सियासी जमातों की एंट्री हुई, इसको भी ज़रा इंक्लूड कीजिएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है वैसे तो जमहूरियत के लिए। देखिए, मैं गुजारिश यही कर रहा था कि क्या वजह है कि लोगों का एतमाद इस इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर से कम होता जा रहा है। सियासतदानों को सोचना चाहिए, और ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अगर लोग वोट नहीं देंगे, कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, वो जानते हैं कि एक खास तनासब से गालिबन 37% है, जिससे अगर वोट नहीं लोग कास्ट करते तो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल उसको नल एंड वॉइड हो जाता है और उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो मकसद ये है कि मुल्क में 13 करोड़ और 85 लाख वोटर हैं, और इसमें से पिछली दफा अगर आप फर्ज करें 2 करोड़ काम ही कर लें, तो पिछली दफा कितने वोट कास्ट हुए, ये देखने वाली बात है। तो मकसद ये है कि क्या सियासतदानों को ये समझना नहीं चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर क्यों है। क्या वजह है कि वो एक पार्टी अपनी हुकूमत नहीं कायम कर सकती और उसको दूसरे इत्तेहादों की जरूरत पड़ती है। जब वो इत्तेहाद करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि जो उनके वोटर की उनके साथ वाबस्तगियां होती हैं, नजरियाती उनकी वाबस्तगियां होती हैं, उनके कुछ होप्स होती हैं उनके साथ, वो टूट जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने एक एतबार के जरिए उनके साथ हिस्सा बनते हैं ना, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि अगर फर्ज करें जैसे आज पीटीआई ने बात की है एएनपी के साथ इत्तेहाद के लिए, अब मुझे ये बताइए कि कहाँ एएनपी का नजरिया, कहाँ पीटीआई का नजरिया। और माजी में हमने यही देखा कि पीटीआई ने अपना नजरिया जो है एमक्यूएम के हवाले से कैसे तब्दील किया, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से कैसे तब्दील किया, और फिर इसी तरीके से एक दूसरे का पेट फाड़ के सड़कों के ऊपर घसीट के उनका करप्शन का पैसा निकालने वाले आपस में कैसे शीरो शक्कर हुए पीडीएम के अंदर। तो मकसद यहाँ ये है कि जब आप ये काम करते हैं तो अवाम के दिलों में जो है वो इज्जत में कमी आ जाती है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हमें मजबूत लोगों को लाना चाहिए। बिल्कुल, मजबूत लोगों को भी लाने चाहिए, और मजबूत फैसले, बड़ी जरूरत है इस चीज की भी कि ऐसे फैसले किए जाएं जो कि बड़ी देर तक। जी, एक गुजारिश कर दूं ताकि कुंवर दिलशाद साहब उसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। मेरा सवाल कुंवर दिलशाद साहब से भी है, क्या इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज नहीं बनता कि जो अवाम के साथ झूठे मंशूर के ऊपर, टीवियों के ऊपर, अखबारों के सामने जो और अवाम के सामने जलसे जलूसों के अंदर, रैलियों में जब वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई घरों का लालच देता है तो कोई रोटी कपड़े मकान का देता है, कोई नौकरियों का देता है तो कोई पता नहीं किसी और जो रिवायती ख्वाब दिखाए जाते हैं। जी हाँ, और जब वो ख्वाब जो है उनको कहीं अशरे अशीर भी उनका पूरा नहीं होता तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्या उन लोगों ने एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया? क्या एक इखलाकी और कानूनी जुर्म के जुमरे में ये नहीं आता कि जी आपने एक वादा किया अवामुन नास से और आपने उनके उसके बदले में वोट लिया और आपने उनसे आपकी सपोर्ट आई और आपने झूठ बोल दिया, एक इज्तिमाई झूठ बोल दिया। तो क्या ऐसे लोगों का कोई मुहासबा होना चाहिए? बिल्कुल, इस पर भी पूछते हैं कमर साहब से कि फॉलो अप का भी क्या कोई सिलसिला पॉसिबल है। कमर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, आपसे सवाल जो मैंने करना है वो अपनी जगह, लेकिन इसका जरा सा जवाब दीजिएगा। कोई फॉलो अप पॉसिबिलिटी है कि जो वादे करके, जो दावे करके आप आए हैं, उसके बाद फिर आप उनको भूल जाते हैं, जो एक रिवायती सी बात है, ये तो सब जानते हैं, जाहिर सी बात है। ये बहुत अच्छी बात कही है हमारे दोस्त ने जी।
अपने वोटर्स पर कि जब किसी पार्टी के भी हो, वो आजाद हो या किसी सियासी पार्टी के ऊपर हो या कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाए, तो वोटर्स का एक फर्ज है। तो वोटर बेबस क्यों हो गए, इतने डरते? पूछे अपने उस उम्मीदवार से जो इलेक्शन लड़ रहा है कि आपने 10 साल 15 साल बाकायदा मेंबर रहे, राइट, सब झूठ बोलते हैं, मंशूर पर अमल दरामद नहीं करते, ये सारे बयान ये बाकायदा घड़े जाते हैं। कमर दिलशाद साहब, आपकी लाइन में कोई डिस्टॉर्शन है, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से एक बार रिकनेक्ट करके आपसे हम गुफ्तगू ताकि प्रॉपर्ली कर सकें। उसामा गाजी साहब, यही पॉइंट जो है थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एथिकली अगर गुफ्तगू की जाए तो अखलाकी तौर पर तो ये ज़रूरी है कि जी अगर मैं आपसे कोई वादा करता हूँ तो उसके बाद उस पर पूरा उतरूँ, लेकिन ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं हमारी और हमसे बड़ों की भी ज़िंदगियाँ गुजर गई, ये देखते हुए कि जो सियासी वादे और सियासी दावे हैं अमल तो नहीं हो पाता उन पर, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हुए वोट मांगे जा रहे होते हैं और दावे किए जा रहे होते हैं कि अब जब हम आएंगे तो दूध की नहरें बहा देंगे। इसका बेहतरीन हल तो यही है कि इस सिस्टम को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से। कोई जबरदस्ती किसी को मुसल्लत ना करें, किसी को थोपे ना। हमने पाकिस्तान की आधी हिस्ट्री में देखा तो लोगों के पास तो ये हक ही नहीं मिल सका कि वो वोट देकर अपने नुमाइंदे चुन सके। और उसके अलावा जब मिला भी तो आप देख रहे हैं आज इस वक्त जो माहौल है वो सबके सामने है। अब तो आदी हो गई, इससे भी क्या अब आगे जाया जाएगा। लेकिन माजी भी हमने देखा इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल रहे, तो अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, इदारों को मजबूत करते हैं तो बेहतर होता है। और लोग खुद से, आप देखिए 5 साल बाद एक मौका आएगा, एक दफा होगा, 2 दफा होगा, लेकिन लोग रिजेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये मौका मिल सका कि 2 दफा उनको गवर्नमेंट मिली है, वरना कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी गवर्नमेंट यानी पिछली जो गवर्नमेंट थी उसी पार्टी को अगली दफा गवर्नमेंट मिल ही नहीं सकी। तहरीक इंसाफ से पहले आप देखें अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी है, तो उससे पीछे आप देखिए ANP से पहले MMA थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल थी। तो इसी तरह किसी को भी अगर कंटिन्यू किया जाए सिस्टम को तो लोग खुद ये फिर बेहतरीन होगा कि लोग कहेंगे अच्छा इसने झूठ बोला था, अब हम अगले को ट्राई करते हैं, जिसने भी झूठ बोला तो चलो हम फिर किसी और को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर एक स्टेबिलिटी आएगी। और देखिए जहां पर ये डेमोक्रेसी ने फ्लरिश किया वहां पर अब 2 पार्टी सिस्टम आ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते। चाहे आप यूरोप की मिसाल लें या अमेरिका देखें, तो हमारे सिस्टम अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इदारे मजबूत हो, इसको कंटिन्यू करें तो लोग सबसे बेहतर इस लिहाज से एहतसाब करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा अब्दुल्ला हमीद साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ कराची से हल्का NA 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, सवाल ये है कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर बात की जाए तो सिंध के अंदर नून लीग की कारकर्दगी क्या रही है? जब वफाक में थे उस वक्त भी सिंध के अंदर कोई खातिर खा जो है फोकस नहीं था। जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवे की अगर बात की जाए, कराची हैदराबाद मोटरवे, पूरे पाकिस्तान के दीगर मोटरवेज पर आप जरा सा मवाजना कर ले, कोई भी मोटरवे नहीं है जहां पर मोटरसाइकिलें और रिक्शे भी चलते हैं। और फिर ग्रीन लाइन की बात करें वो भी एक अधूरा प्रोजेक्ट। तो बहुत ज्यादा जो है कारकर्दगी नहीं देखी गई है। किस बेस पर कराची से वोट मांगेंगे शहबाज शरीफ साहब? जी, लोगों ने तो ये कहा ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, कि शहबाज शरीफ जो है कराची को भी लाहौर जैसा बना दें। ये तो बात उन्होंने कही, उनकी लीडरशिप ने। मकसद यहाँ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जो काम किए वो एक बड़ी लंबी तवील कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने पंजाब के अंदर उनका और उनके भाई का हुकूमत रही और उनको तमाम तर जो है सहूलियात भी फराहम की गई। लेकिन फिर क्या वजह है कि पंजाब भी उस अंदाज में सवाए लाहौर शहर, और वो भी जो सामने सामने मेन जगह हैं, बारिश के आलम होता है। आपने खुद देख लिया कि लाहौर डूब जाता है। अब लाहौर शहर का डूबना जो है बजाते खुद एक बड़ा तकलीफ दे अमल है। और सड़कों का बह जाना और नाकिस कारकर्दगी, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, और फिर बार बार रिकॉर्ड रूम्स का जल जाना, उन बिल्डिंग्स का जल जाना, कभी LDA बिल्डिंग का जल जाना, ये बहुत सारी मेरे ख्याल में सवालात हैं। जो सिंध के अंदर हालात हैं, एक तरफ जो है पागल कुत्तों ने काट काट के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरी तरफ जो है वो भूख की वजह से, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, भूख की वजह से, मेल नरिशमेंट की वजह से जो है और बीमारी की वजह से थरपारकर के अंदर जो है मौत का जो खेल था वो चल पड़ा था।
और इसी तरीके से आप देख लें कि कराची का जो बिल्कुल इस टाइम पे इंटीरियर सिंध की अगर बात करें तो उसमें तो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशान उठाए जाते हैं। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कंवर साहब, पीटीआई का जो बल्ले का निशान है, इस टॉपिक के हवाले से ज़रा ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी है। अब कितनी मुश्किल हो सकती है अगर ये मामला रिवर्ट होता है? क्या रिवर्ट होने के चांसेस हैं? और अगर ऐसा होता है, ये जो फैसला है बल्ले के निशान वापस लिए जाने का मामला होता है, तो क्या पीटीआई फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी बतौर सियासी जमात? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी कमर साहब। हेलो, कमर दिलशाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी कमर साहब, आपसे सवाल है ये। हाँ, इसमें जो आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर के सिंगल बेंच के फैसले के बारे में जो नजरसानी की दरख्वास्त की है, वो एक कानूनी जरूरत होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि अगर कोई इदारा जिसके खिलाफ फैसला आ जाए, अगर वो अपील ना करे, तो उसका ख्याल ये तस्वर किया था कि आपने उस बेंच का या उस अदालत का फैसला कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, ठीक, तो आपको अपील करनी चाहिए उस फैसले के खिलाफ। तो इलेक्शन में पाकिस्तान के चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर सिंगल बेंच ने उसको काज़म करार दे दिया, मुअत्तल कर दिया, तो उस पर उन्होंने एक अपील की है, ये नजरसानी की अपील है। लेकिन चूंकि उस अपील में जान नहीं है, उस अपील पर एक रस्मी सी कार्रवाई है, वो अलामती कार्रवाई है, क्योंकि असली तौर पर अभी तो अबूरी फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, और वो 9 जनवरी को डिवीजन बेंच जो है फैसला करेगा। इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए था कि डिवीजन बेंच के फैसला आने के बाद नजरसानी की दरख्वास्त देने का मजा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली और असली फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच करेगा। और एक और हमारी रवायत है अदलिया की कि वो जो नजरसानी की दरख्वास्त जो होती है, उस पर आमतौर पर वही फैसला होता है जो पहले फैसला हो चुका होता है, उसमें रद्दोबदल नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब हमने 9 जनवरी को डिवीजन बेंच का फैसला देखना है कि वो क्या फैसला करता है। अगर उसने फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में हक में कर दिया, तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी धारे से अलहदा हो गई, उसका वजूद खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कौमी धारे में इसलिए कि सूबाई असम्बली में जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली में नशिस्तें और 200 बनती हैं, उनसे खत्म हो गया, उनकी ख्वातीन की नशिस्तें खत्म हो गई। इसी तरह मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें 52 सीटें हैं, उस पर भी तहरीक इंसाफ क्योंकि एक आजाद पार्टी होगी, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होगी, सिंबल उसके पास नहीं होगा, तो लिहाजा वो भी उस सेनेट के इलेक्शन से भी आउट हो गई। तो तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वो एक आम सी एक बेजरर सी पार्टी रहेगी कि जिसका बस कागजों में तो मौजूद है, लेकिन इलेक्शन में उसका चूंकि सिंबल नहीं होगा, सिंबल वो अपने जो बचा खुचा सिंबल बचेगा रिटर्निंग ऑफिसरों से, कोई लोटा हो गया, कोई मटका हो गया, उसके अंदाज से वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो इसका वजूद खत्म हो जाएगा तहरीक इंसाफ का। वो बिल्कुल मामला जो है, अब जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, लोगों को वोट नहीं देने, लोग कहेंगे भी आजाद उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं पीटीआई ने, तो उनको हमने क्या वोट देना है, वो तो हुकूमत में तो आ नहीं सकते, अपना वोट जाया ही करना है ना हमने, तो खत्म हो गया। ये हकीकत है, ये मान लेना चाहिए। इनके पार्टी के जो अहम रहनुमा, हम उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया होता, सारा दिन वो मेकअप करके टीवी में बैठे होते हैं और उल्टे सीधे दलाल देते रहते हैं, तो इसलिए उनको दलाल का वजन ही नहीं है। अब आप इनके खिलाफ कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं, तो अपना होमवर्क करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, वहाँ अपने फैसले करवाएं। इन्होंने वहाँ तो जाना नहीं है, स्वाय टीवी में बैठ के अपना फलसफा पेश करते रहना है। तो ये इनकी सारी सियासत यही है, सोशल मीडिया, ट्वीट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इस तरह की जो है उन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपना होमवर्क तो उनका है ही नहीं। तो आज मैंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1990 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इसी तरह इनके कागजात नामजदगी हमारे ब्यूरोक्रेट से रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन वो होमवर्क बड़ा मजबूत था। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब दरखास्त पेश की तो तमाम के तमाम बहाल हो गए, बेनजीर को भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, वो भी बहाल हो गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, यानी बड़े सख्त किस्म के इसके आउटकम हैं, लेकिन
ज़्यादा जो है चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये फैसला रिवर्ट होगा, लिहाजा पीटीआई के लिए फ़िलहाल कम से कम जो है ये कोई ख़ास तशवीश की बात नहीं है। अच्छा उसामा गाजी साहब, जी आगे बढ़ते हैं ज़रा। कंवर साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। उसामा गाजी साहब, अभी हम अगर देखें तो 2018 या उससे पहले के इंतखाबात में हम देखते हैं कि इलेक्शन का जो मैदान होता है, सियासी जो मैदान है, इसमें कुछ खला पैदा होती है, फिर कुछ सियासी जमातें उसका फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि उस खला के अंदर कई नए नाम आए हैं। आईपीपी की बात की जाए, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाए, फिर तहरीक जवानान पाकिस्तान है, वो बड़े बड़े नाम हैं जो कि गुज़िश्ता हुकूमतों में या फिर गुज़िश्ता अपोजिशन में जो है बड़े अहम मार्के सर करते हुए, एक तरह से अगर कहा जाए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो कि इस वक्त उस खला के अंदर अपनी जो है कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तमाम तर लोग हैं, ये जो पार्टीज़ हैं, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है इन इंतखाबात में? ये पार्टीज जो हैं, जिस तरह चाहे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये बेसाखियों के बगैर, बल्कि बेसाखी भी छोटा लफ्ज है, इनको तो बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती किसी तरह से करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ बन सकता है। क्योंकि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले इनको जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह तोड़ा गया और जिस तरह रास्ता दिया गया कि मुकदमात हैं, पहले आप देखते थे नैब का एक शिकंजा होता था, परवेज मुशर्रफ के दौर में आपने देखा किस तरह से सारा चीजें मैनिपुलेट हुई। तो अब मसला यह है कि इनके उस तरह से वोट बैंक है नहीं। सोचा गया था शायद ये तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आएंगे, वो हो नहीं पाया। अब इसी वजह से इनको एडजस्ट करवाना पड़ रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप देख लीजिए, आखिरी वक्त तक नून लीग के साथ जाने की कोशिश करेगी। तो उनका तो अपना देखिए 18 लोग तो उन्होंने खड़े किए हैं सिर्फ। आप उनमें से कितने लोगों के साथ अभी कुछ दिन पहले तक इत्तेहाद की बातें हो रही थी, फिर उसके बाद इख्तलाफात भी फौरन ही शुरू हो गए, आईपीपी और नून लीग। आसानी से खत्म भी नहीं होंगे। जी, ये आसानी से खत्म भी नहीं होंगे। और होगा ये कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई तहरीक इंसाफ के मुतबादिल के तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास यकीनन इलेक्टेबल्स हैं, उनके अपने वोट होंगे कुछ, लेकिन वो अल्टीमेटली नून लीग को ही डेंट पड़ेगा उसका। और माजी में ये लोग इकट्ठे होकर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। पंजाब में हमने देखा था, जुलाई में इलेक्शन हुए थे जिमनी, जब फिर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन गए थे, तो वहां भी ये कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा नहीं सके। तो मुझे नहीं लगता कि परवेज खटक साहब हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इनका कोई खास इम्पैक्ट होगा जब तक ये किसी दूसरे के साथ मिल नहीं जाते। जिस तरह हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब है, एएनपी है, पीपल्स पार्टी है और शायद नून लीग भी चली जाएगी, और ये आपस में एक फार्मूला तय है, उस पर अभी हतमी फैसला होना है कि जो जहां से जीता था उसको सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, या फिर जहां से तहरीक इंसाफ जीती थी और रनर अप जो इन पार्टीज में से था, दूसरे नंबर पर जो भी पार्टी, उसको सब मिलकर वहां पर सपोर्ट करेंगे। तो इनकी भी सूरत हाल इस तरह होगी, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थोड़ा डिफरेंट किस्म के जोड़ तोड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि उसामा ने मेंशन किए कुछ नाम। आप ये बता दीजिएगा कि इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो तनकीद थी या फिर जो शिकायत थी वो अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा जो नताइज के हवाले से या फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी जाहिर किए जा रहे हैं। कुछ ये इशारा नहीं लग रहा कि जो भी इलेक्शन का नतीजा होगा उसके बाद ये तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर नताइज के ऊपर तनकीद, ये एक बाद के जो मसाइल हैं, जो बाद के जो इशूज़ हैं, वो उसकी तरफ कुछ इशारा नहीं नज़र आ रहा है? नजर आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसामा साहब ने दुरुस्त कहा कि अभी जो मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, बहरहाल मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जवानान पाकिस्तान उसमें शामिल है, क्योंकि जवानान पाकिस्तान तो 2018 में रजिस्टर हो गई थी और उस वक्त से अपना किरदार अदा कर रही है। और इस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम पार्टियों से लोग बेजार हैं। और पीटीआई का फेवर जो है वो इस वजह से थोड़ा सा नजर आता है आपको, क्योंकि एक बस हेट्रेड पैदा हो चुका है, बस उसका तो अब कोई हल नहीं है इसलिए। लेकिन पीटीआई की कारकर्दगी जो है 8 मार्च 2022 से पहले क्या थी आपके इल्म नहीं है। हर खुद पीटीआई कह रही है कि जी अगर हमें हुकूमत करने दी जाती तो हमें शायद कोई अगले इलेक्शन में वोट ना डालता। ये तो उनके अपने रहनुमा कह चुके हैं। बहरहाल इस टाइम पे जब अगर कोई अच्छा चेहरा आ गया तो मैं आपको बताऊं कि वो ले जाएगा। दूसरी बात जो आपने फरमाई, मैं समझता हूं कि इस टाइम पे सबसे बड़ा अहम जो बात है वो आपने एक इग्नोर कर दिया, वो है दिफाए पाकिस्तान कौंसिल। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के अंदर दीनी जमातों मौजूद थी और दीनी जमातों का एक अखट जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि कोई ऐसी कौमी यकजहती जो है वो मंजर आम पे ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। और क्योंकि राइट विंग फोर्सेस जो हैं
वो फिलहाल आपके सामने नजर नहीं आ रही। तीसरी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल ये है कि जिस तरह से होता रहा माजी में भी और अब भी होगा कि कुछ लोग जो है फिर अदालत में चले जाएंगे। लेकिन कब तक पार्लियामान के मामलात जो है अदालतों में चलेंगे? देखें ना, पीटीआई की ये रविश ठीक नहीं थी कि जिसके अंदर मामलात जो ऐवानों में डील करना था, सियासी ऐवानों में, उसको वो ले गए सड़क के ऊपर। सड़क के बाद जरूरी है अब्दुल्ला साहब के इलेक्शन से पहले आप कैंपेन करें, पूरी कोशिश करें, फिर जो इलेक्शन का नतीजा है उसे तस्लीम भी करें। कंवर साहब, आखिर में सर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि अवाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शन का हुकूमत को मुंतखब करने के लिए, तो अवाम के लिए कोई पैगाम के इस इलेक्शन में किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का वो जो है एहसास कर सकें और प्रैक्टिकली उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकें? कंवर साहब, आपका सवाल तो दुरुस्त है जी, लेकिन बहरहाल ये तो असली फैसला तो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर नजर आएगा। और जैसे कि नजर आ रहा है कि देखो जी, बात यह है कि हमारा वोटर्स को हकीर जमीन हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए। सियासी जमातों को इस तरह तो सियासी जमातें मैदान उतर रही हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रही हैं, जो उस पर अवाम उनको अच्छे तरीके से उनको लाइक नहीं करती। अवाम का बड़ा शदीद रद्द अमल है और वो 8 अप्रैल को अपने रद्द अमल का जाहिर करेंगे। किसके हक में करेंगे, किसके मुखालफत में करेंगे, ये तो पता चलेगा 8 फरवरी को रात को 1-2 बजे 12 बजे के बाद। लेकिन असूली तौर पर लोग नाराज वोटर हैं। इनकी कारकर्दगी 16 महीने में भी जीरो रही है। इन्होंने पाकिस्तान में अब ये नारे उल्टे सीधे मार रहे हैं कि हमने 16 महीने में अगर हम इक़्तिदार पे ना आते लोग दिवालिया हो जाता। ये बात गलत कह रहे हैं वो। पाकिस्तान दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम हुकूमत में ना भी आते तो मुल्क दिवालिया नहीं होना था। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में ना आते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता और लोग सड़कों पे आ जाते और दवाइयाँ ना मिलती और खाने को ना मिलता है। आप जाए, अल्लाह ताला का शुक्र, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। आप लोग अपने दौलत लूट के मुल्क से बाहर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की अभी तक अज़म मजबूत है। होटलों में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, हजारों आदमी खाना खा रहे हैं, गरीब भी अमीर भी सब भी। बिल्कुल कंवर साहब, आवाम तो परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक आम आदमी का जो मेयार जिंदगी है वो देखा जाए तो उसकी जो रेटिंग है वो मनफी जा रही है। और एक आम आदमी का जो सवाल है वो ये है कि वो महंगाई जारी से कब उसका जो है छुटकारा हो सकेगा और कब उसके लिए जिंदगी में जो है कुछ बेहतरी आ सकेगी। अब देखना ये कि कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि, या फिर कौन सा ऐसा इत्तेहाद है जो कि हुकूमत अगर बनाता है तो एक अवामी हुकूमत बनेगी जो कि एक आम आदमी को रिलीफ दे सकेगी। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। हमारे साथ उसामा गाजी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे, कमर दिलशाद मौजूद थे और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।